दोस्तों, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए काफ़ी धन दौलत कमाता है, मगर एक समय उसके साथ ऐसा होता है कि उसे लकवा मार जाता है और फिर उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं और फिर उसके साथ उसका देखभाल करने के लिए उस घर की नौकरानी रह जाती है। और दोस्तों, उस शख्स के सीने में एक ऐसी राज दफन होती है जो सिर्फ वो अपनी पत्नी से जाहिर करना चाहता था, मगर अफसोस कि अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती है और उसकी जो नौकरानी होती है वही उसके लिए पत्नी से बढ़कर अहमियत रखती है। फिर वो राज की बात उस शख्स उस नौकरानी को बताता है। दोस्तों, राज की बात ऐसी कौन सी होती है, इस कहानी में हम आगे जानेंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही हमारा विनम्र गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कहानी पसंद आए तो कहानी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की कानपुर की है, जहाँ पर एक स्क्रैप व्यापारी जो कि कबाड़ी का बिजनेस किया करते थे, जिनका नाम मोहनदास होता है। ये काफ़ी मेहनती होते हैं और अपने पत्नी और बच्चों के लिए, इनके 4 बेटे होते हैं, तो अपने परिवार के लिए ताउम्र काफ़ी धन दौलत कमाते रहते हैं। इनके साथ रह रहे लोग, इनके परिवार में इनके 4 बेटे, इनकी पत्नी, सारे लोग अपना जीवन काफ़ी खुशहाल तरीके से काट रहे होते हैं। मोहनदास भी काफ़ी शांत व्यक्ति होते हैं, शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अब एक ऐसा समय आता है जब मोहनदास उस सेठ को आधी रात को पैरालिसिस मार देता है और जब ये बात घर में सब उसके परिवार को पता चलती है तो काफ़ी हड़कंप मच जाती है और आनंद फानंद में उस सेठ मोहनदास को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई है, अब इन्हें इसी हालात में जीना होगा, अब ये शायद ही चारपाई से उठकर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। और दोस्तों, फिर किसी न किसी तरह से 10 से 15 दिन का वक्त जो होता है उस सेठ का उसी हॉस्पिटल में गुजरता है, मगर उस सेठ के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो पाती है। थक हार कर उसके परिवार वाले उस सेठ को घर ले आता है। अब चूंकि सेठ चारपाई पर ही सारा जो क्रियाकर्म होता है वो उसकी मजबूरी हो जाती है और वो करता है। इधर जो सेठ की पत्नी होती है वो तो 2-4 दिन किसी न किसी तरह सेठ का ख्याल रखती है, सेठ का सेवा करती है, मगर फिर वो भी सेठ का सेवा करने से पीछे हट जाती है और एक दिन अपने नौकरानी से कहती है कि देख, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, तब तक तुम सेठ का ख्याल रख, पता नहीं अब ये अपने पैरों पे कभी खड़ा हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और ये कहते हुए, चूंकि सेठ का जो बेटा होता है उसी जगह से कुछ किलोमीटर दूर हटकर अपना मकान लिए हुए रहता है, अपना अपार्टमेंट लिए हुआ रहता है, उसी में सेठ का बेटा रहता है और सेठ की जो पत्नी रहती है वो अपने पति सेठ को छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती है। अब इधर जब सेठ अपनी पत्नी को सुबह से लेकर शाम तक एक बार भी नहीं देखता है तो उस नौकरानी से पूछता है कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है, नज़र नहीं आ रही है। इस बात पे सुमन कहती है कि सेठ जी, मालकिन तो भैया के पास गई है, वो अपने बेटे के पास गई है। अब इधर सेठ समझ जाता है कि अब मेरी बीवी शायद मुझे छोड़कर चली गई है। काफ़ी वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो ये समझता है कि इसमें शायद मेरी बीवी की क्या दोष, अब जब मैं ही ठीक नहीं हो पाऊँगा, अब शायद मेरी जो आगे की ज़िंदगी है ये बेड पे ही गुजरेगी। लेकिन उस सेठ के अंदर में जीने की तमन्ना होती है, वो चाहता है कि मैं अपने पोता पोती का भी आगे का जो ज़िंदगी है उसको देख सकूं और इस आस में वो जीना चाहता है। इधर जो सुमन होती है नौकरानी, उसका घर उस सेठ जी के हवेली से 3 किलोमीटर दूर होता है, जहां सुमन के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। चूँकि सुमन को अब हमेशा सेठ जी के पास ही रहना होता था, उन्हें नहलाना, उन्हें बाथरूम करवाना, सब कुछ बेड पे ही करना होता था। इसीलिए सुमन को कभी कभी अपने बच्चों से मिलने के लिए जब वो सेठ जी के हवेली से निकलती थी तो काफ़ी लेट हो जाया करती थी। फिर सुमन सेठ जी के बगल वाले ही जगह पे एक किराए पर कमरे ले लेती है और वहीं अपने बच्चों को शिफ्ट कर देती है। ऐसे तो सुमन 24 घंटा सेठ जी के साथ ही रहती थी, क्योंकि सेठ जी को आधे घंटा छोड़ना भी सही नहीं समझती थी। सुमन बहुत ख्याल रखती थी अपने सेठ जी का और ये दिल में तमन्ना रखती थी कि सेठ जी जरूर एक दिन ठीक हो जाएंगे। अब इधर उस सेठ मोहनदास का जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो महीने में 1 आध बार आके बस हाल चाल ले लिया करते थे, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि अब ये कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे। और इधर मोहनदास भी समझते थे कि ये लोग तो अब शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं।
अब ये सिलसिला जो था, उनके बच्चे 2 महीने 3 महीने पे आते थे, उनकी पत्नी भी 2 महीने 3 महीने पर आती थी और बस ये जानना चाहती थी कि अब ये और कितना दिन जिएंगे। ये सब बात सोचकर सेठ काफ़ी उदास हो जाता है। और इधर जो सुमन होती है वो अपना जो सेवा भावना है वो नित्य जारी रखती है। वो बड़ा श्रद्धा से सेठ का सेवा करती है। अब एक दिन जो सेठ है वो सुमन को बोलता है कि सुमन, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। क्योंकि दोस्तों, लकवा मारने के 3 साल बाद तक समय बीत चुका था और वो सेठ ऐसे ही चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा था और वो काफ़ी निराश और हताश होकर सुमन को अपने पास बुलाता है और पास बैठा के उसके हाथ में अपना हाथ रख के कहता है कि मैंने ज़िंदगी भर पैसों के पीछे भागा, वो पैसा मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए इकट्ठा किया, लेकिन ज़िंदगी का दस्तूर तो देखो कि आज मेरी शरीर जब लाचार हो गई तो वही पत्नी वही बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं और तुम मेरा ख्याल रख रही हो। इस पे जो सुमन है वो भी काफ़ी भावुक हो जाती है। फिर सेठ मोहनदास उस सुमन से पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। जिस पे सुमन कहती है कि मेरा एक बेटा है जो कि अंडे का ठेला लगाता है, वो अंडे का दुकान चलाता है और उसी में मेरी बेटी अपने भाई का साथ देती है और इसी से हम लोग का गुजारा चलता है। बाकी मैं आपका सेवा करती हूँ तो मुझे समय पे सैलरी मिल ही जाती है। अब इधर चूंकि सेठ जी के जो बेटा होता है वो लोग भी काफ़ी, सेठ जी के 2 बेटे होते हैं, वो लोग भी बचपन से ही सेठ जी से सीखते आए थे कि एक बिजनेसमैन का गुण क्या होता है। और जब सेठ जी का बेटा ये देखता है कि पर मंथ सेठ जी के दवा में 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा, उस सुमन नौकरानी के ऊपर 10 से 12 हज़ार रुपये का तनख्वाह, यानी हर मंथ 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, तो उस सेठ जी का बेटा सोचता है मन ही मन कि इससे अच्छा तो मेरे पिता मर ही जाते ताकि इन पैसों का जो बेफिजूल खर्ची है उसकी बचत हो पाती। उसकी पत्नी भी अब यही इंतज़ार करते रहती है कि कब ये मर जाएं ताकि जो इनका जो ये ज़िंदगी है इससे हम लोग को भी छुटकारा मिल सके। और इधर जो सेठ जी होते हैं वो सुमन को कहते हैं कि देखो सुमन, मेरे सीने में एक ऐसा राज दफन है जो मैं सिर्फ अपनी पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरी पत्नी तो मेरा साथ छोड़ दी, अब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जीने की कोई लालसा नहीं बची। मैं आखिर जीऊँ तो भी किसके लिए जीऊँ। मैं ज़िंदगी भर जिसके लिए जीता आ रहा था, वो पत्नी वो बच्चे तो मुझे छोड़कर इस हालात में चले गए, तो अब मैं किसके लिए जीऊँ। और मोहनदास कहते हैं, वो सेठ जी ये बात कहते हैं सुमन से कि मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ दौलत ऐसे संभाल के रखा है कि न जाने मेरे अंदर उस समय क्या ऐसी बुद्धि आई थी, शायद मुझे ये दिन देखना था। तो मेरे दोस्त लोग कुछ गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने भी गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बैंक में मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो पैसा मैं तुम्हें दे दूँ, वो जो सोना है वो मैं तुम्हें दे दूँ। दोस्तों, मोहनदास जो होते हैं वो 15 साल पहले 20 लाख रुपया बैंक में जमा किए रहते हैं और लॉकर में कुछ सोना जमा किए रहते हैं, जिसकी कीमत आज 15 साल बाद उस 20 लाख का कीमत 40 लाख हो गया होगा। और ये पैसा वो सुमन को देना चाह रहे थे ताकि उसका जो बेटा है जो अंडे का दुकान चलाता है ठेला लगाकर, वो कुछ अच्छा काम कर सके। जिस बात पे सुमन कहती है कि सेठ जी, मुझे इतना तो धन दौलत नहीं चाहिए और आप जीने मरने की बात न कीजिए, मेरा दिल से ये चाहत है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए और पहले की तरह ही आप हो जाइए। मुझे इतने पैसों की तो लालसा नहीं है, सैलरी मुझे मिल ही जाती है, मेरा बेटा अंडे की दुकान चलाकर कुछ कमा ही लेता है, ये हो सके 1 लाख से 2 लाख रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे के लिए कोई दुकान खुलवा दूं, एक अच्छी सी, जहां मेरा बेटा थोड़ा ठीक ठाक कमा ले। अब इस बात पर वो मोहनदास कहता है सुमन से कि मेरे बैंक ले जाने का इंतजाम करो, जो पैसा है वो तुम्हें दे दूंगा। अब सुमन अपने बेटे को बुलाती है, चूँकि उसका बेटा उस हवेली पर आता जाता रहता था, वो अपने बेटा को बुलाती है, साथ में उसकी बेटी भी आती है। अब सुमन और सुमन का बेटा बेटी ये तीनों लोग मिलके उस सेठ जी को, मोहनदास को बैंक तक ले जाने का इंतज़ाम करते हैं। सबसे छिपाकर बैंक तक जैसे ही मोहनदास पहुंचते हैं, वहाँ पे वो 20 लाख रुपए निकालकर सुमन के नाम से खाता खुलवाते हैं और उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो लॉकर में जो ज्वेलरी रहती है, जो सोना रहता है, वो भी सुमन के नाम कर देते हैं। और इधर सुमन अब उस सेठ जी का और ख्याल रखती है। अब सुमन के लिए तो सेठ जी भगवान हो गए हैं। अब वो सुमन सेठ जी का
इतना ख्याल रखती है और उसी दिए गए दौलत में से कुछ पैसा लगाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाती है, अच्छे से दवा करवाती है। और इधर उस सेठ जी का जो पत्नी होती है और बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं मन ही मन कि एक दिन तो ये इस दुनिया से चले जाएंगे और तब सुमन खबर भिजवाएगी और हम लोग जाके उनका क्रियाक्रम कर देंगे। मानो उनके बच्चे, उनकी बीवी तो उनको साफ भूल ही गई हो। और वो लोग इस इंतजार में रहते हैं कि जब वो नौकरानी सुमन ये खबर भिजवाएगी कि अब मोहनदास नहीं रहे इस दुनिया में, तो हम लोग जाके उनका जो भी क्रियाक्रम है वो कर देंगे। लेकिन इधर सुमन अपना जो निष्ठा भाव से मोहनदास का, अपने सेठ जी का काफ़ी ख्याल रख रही थी, उनका सेवा कर रही थी। और इधर 1 साल बाद सेठ जी मोहनदास उस चारपाई से उठकर बैठना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके 1 साल बाद वो बैसाखी पे धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। और उसके 1 साल बाद वो फिर मानो कि 50% जो उनका स्वास्थ्य है वो सही हो जाता है। अब जब उनकी पत्नी एक बार ऐसे ही उनसे मिलने आती है कि वो जिंदा भी है कि मर गए हैं, तब जब उस सेठ जी को उस हालात में देखते हैं तो उसकी पत्नी को यकीन नहीं होता है कि नौकरानी का जो निष्ठा भाव है जिसके वजह से आज उसका पति उस चारपाई से उठकर बैठ पाया है। अब इधर जो मोहनदास होते हैं वो कहते हैं कि इसके बेटे के लिए एक दुकान खुलवा देते हैं, जिस बात पर फिर से उसके घर में बवाल हो जाता है कि क्या ज़रूरत है एक नौकरानी के बेटे को दुकान खुलवाने की। लेकिन ना तो मोहनदास की पत्नी को ये बात पता था, ना उसके बच्चे को पता था कि क्या नौकरानी की है मोहनदास के लिए, उसे सेठ के लिए, और क्या वो सेठ किया है उसके परिवार के लिए, उस नौकरानी के बच्चों के लिए। और दोस्तों फिर वो सेठ उस सुमन के बेटे के लिए एक अच्छा दुकान खुलवा देते हैं। अब सुमन का बेटा भी उस दुकान पे बैठ के अच्छा पैसा कमाता है। और सेठ जी भी, जो कि 10 साल पहले उन्हें लकवा मार दिया था, 10 साल के बाद आज भी वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। उनकी पत्नी भी अब उनके साथ ही रहने लगती है। उनके बच्चे जो होते हैं सेठ के, वो अपने बिजनेस में अपना बिजनेस देख रहे होते हैं। इधर सुमन उस सेठ जी मोहनदास का और उनकी पत्नी का पहले ही की तरह सेवा करते रहती है। और इधर सुमन का जो बेटा होता है वो भी अच्छा खासा पैसा उस दुकान चलाकर कमाने लगता है। और इधर सुमन उसी पैसे से अपनी बेटी का आगे चलकर बड़ा धूमधाम से शादी करती है। और आगे की ज़िंदगी में भी वो सेठ जी और सेठ जी की पत्नी का बड़े निष्ठे भाव से सेवा करते रहती है। और सेठ जी का ज़िंदगी जो है फिर से खुशहाल हो जाता है। उस सुमन का भी जो ज़िंदगी है वो सेठ जी के वजह से काफ़ी खुशहाल हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। ये कहानी कैसी आपको लगी ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। जय हिंद, जय भारत।